हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी स्टोरी इतनी पसंद कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यार। जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो यार प्लीज़। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है खूनी हवेली। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना पिशाच ये सब बातें बहुत आम हैं। शायद शहरों में ये सब बात ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह पे तो भूतों का डेरा होता है, वहां आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर होता है। कुछ खंडहर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आप लोगों को सुनने को मिल जाएंगी। सच में ये चीज़ हम अगर देखें तो हमारे आसपास भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है कि कहीं सुनसान कोई हवेली पड़ी हुई है, तो कोई किला है, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ऐसी ही एक हवेली थी चंदनगढ़ में। खूनी हवेली के नाम से सब जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे। जानवर भी दुबक के भाग जाते थे। इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था। वो जानवरों का शिकार करते करते कभी इंसानों को भी मार देता और जानवरों ने शिकार की ऐसी खबर फैला देता। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने उसको मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा उसी हवेली में वापस आई और उसकी खुद की तस्वीर में जाके छुप गई। जब उस शिकारी के हवेली के हिस्से मांगने वाले उसके हिस्सेदार वहां आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतारा और सबके कटे हुए सिर को बाहर रास्ते पे फेंक दिया ताकि सब लोग समझ जाएं कि शिकारी अब लौट आया है। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद जब कुछ तहस नहस हो गया था, बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना है कि जिसकी कुंडली में वो योग होता है वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वही लोग जानते हैं। हवेली अब तक तो न किसी को दिखाई दी थी और न वो डराने वाले शिकारी का खूनी भूत। अमावस्या की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। शहर के कुछ लोग चंदनगढ़ के रास्ते शहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का कुछ नहीं दिख रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली नहीं थी। बिजली जैसे ही आसमान में चमक रही थी वो हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। एक बिजली जोर से कड़की, उसकी आवाज में गाड़ी में ब्रेक्स लग गया। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर सामने चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में तकलीफ हो रही है और रास्ता भी नया है, कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यही रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि हवेली का बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों में से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही सागर ने पूछा, भैया क्या यहाँ हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उसके बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना जरूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने की सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगी रखी थी। बड़ी सी मूंछ और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो सागर ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा क्या तुम यही हवेली में रहते हो और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने सागर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ, ये इस हवेली के मालिक थे। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है और यहाँ देखभाल के लिए मैं आता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं जा भी नहीं पाया। सागर ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियाँ उतर कर आ रहे थे, तो फिर ये दरवाज़ा किसने खोला?
तो वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे जैसे सामने गए, ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, बहुत ही गुस्से में। एकदम से सबकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थीं थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो थोड़े डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गया। वो लोग बहुत थक चुके थे। ड्राइवर गाड़ी में ही सोता बोल रहा था कि उसको किसी ने नहीं बुलाया, उनको आदत होती है। लेकिन हम तो गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। रमेश, सागर और शिरीष तीनों ने अपना सामान अंदर कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही आंख लग गई। जगह नहीं थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर काफी गर्म था कमरा। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। शिरीष एकदम से चिल्लाने लगा। बाकी दोनों दोस्त जग गए। शिरीष को कोई सपना आया था। शिरीष बता रहा था कि उसने सपने में से उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने शिरीष को समझाने का प्रयास किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना रमेश को भी आया और सागर को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से ही बंद किया था। लग रहा था कि सबको जानबूझ के फंसाया गया हो। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाया था जो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज जा नहीं रही थी। फिर शिरीष ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो किसी बुरी जगह फंस चुके थे, ये समझ आ गया था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनको रूम का दरवाजा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं था, ना कोई खिड़की थी। सब लोग ऊपर चले गए। वहां से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। बाद में सभी नीचे आ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ था न पानी। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें, यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगी होती है। फिर सुबह से सब लोग पानी को खोजते, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा के खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी सागर, अरे पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात का कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन सब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। शिरीष और रमेश में न जाने शैतान समा गया था उनके अंदर। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे और खून को पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश सब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हो, जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीना और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। अब वो शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था।
रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी सीरीज की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपनी चरम पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाजा खुल गया। हवेली का कर जैसे सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। है ड्राइवर। ड्राइवर हड़बड़ा के उठता है। जी साहब। दरवाजा खोल के बाहर आता है। वो रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने रमेश से पूछा। रमेश रोने लगता है। वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है तो पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थीं और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसे महसूस करने लगा था रमेश। तभी हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? शंकर चिल्ला के ड्राइवर पर चढ़ने लगा। साहब हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए रुके थे। ड्राइवर डर के बोल रहा था। अब मानो शंकर का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिनों से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ वो तो बस शंकर ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने जरा डर के शंकर को हाथ लगाया। साहब। शंकर गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या हुआ था उनके साथ, उनके दोस्त कहाँ गए, किसी को पता नहीं चला। ये सारी रात शंकर की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।